स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम दो टॉपिक पढ़ाएंगे। पहला टॉपिक होगा रिक्वायरिंग फोर्स ऑफ द गन, दूसरा टॉपिक होगा इम्पल्स और इम्पल्सिव फोर्स। रिक्वायरिंग ऑफ द गन जो है, इसमें हम लोग जानेंगे कि टैंक, तोप, स्नाइपर राइफल बड़े भारी क्यों होते हैं और पिस्टल, छोटे राइफल ये हल्के क्यों होते हैं। यह रिक्वायरिंग फोर्स के कारण होता है कि रिक्वायरिंग फोर्स को मैनेज करने के लिए यह बहुत ज़रूरी टॉपिक है। और दूसरा टॉपिक है जो कि है इम्पल्स और इम्पल्सिव फोर्स। और इस दोनों के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे रॉकेट प्रोपल्सन। ठीक है, आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए और हमारा वो वीडियो भी देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हम रिक्वायरिंग फोर्स ऑफ द गन। सबसे पहले रिक्वायरिंग फोर्स क्या है। जब किसी राइफल से या गन से बुलेट फायर किया जाता है तो बुलेट के अंदर जो बारूद है वो ब्लास्ट होता है, उसमें आग लगती है और एक हाई प्रेशर का गैस बिल्डअप होता है बैरल के अंदर। और यह हाई प्रेशर का जो गैस होता है वह बुलेट में फॉरवर्ड की ओर धक्का देता है, जिसके कारण कि बुलेट बाहर की ओर स्केप आउट होता है। लेकिन जैसे ही बुलेट बाहर की ओर जाएगा तो बुलेट भी एक रिएक्शन फोर्स किसके तरफ लगाएगा, गन के तरफ। चूंकि न्यूटन थर्ड लॉ कहता है ऑल एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो गन के अंदर पड़ा हुआ जो पाउडर था, जो बैरल में प्रेशर बनाया था, जिसके कारण कि बुलेट बाहर की ओर धक्का खाया, तो फिर उसी बुलेट के कारण गन को भी एक बैकवर्ड धक्का लगेगा एंड दैट धक्का इज नोन एज रिक्वायरिंग फोर्स। यानी बैकवर्ड फोर्स या बैकवर्ड थ्रस्ट applied by the bullet on the gun is known as the recoiling force. रिकॉइलिंग फोर्स का अमाउंट कितना होगा, इसके लिए अब हम लोग कुछ कैलकुलेशन करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले बोर्ड की ओर आते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इनिशियल पोजीशन। जब बुलेट से गन से बुलेट फायर नहीं किया गया था, उस वक्त मास ऑफ द बुलेट मान लिया m1 है। चूँकि गन फायर नहीं किया गया था तो वेलोसिटी उसका हो जाएगा v1 इक्वल टू 0। ठीक है, और जो मास ऑफ द गन होगा वह होगा m2 और वेलोसिटी इसका भी v2 जो होगा वह होगा 0। चूँकि यहाँ पर गन से बुलेट फायर नहीं किया गया था तो न तो बुलेट पर फॉरवर्ड फोर्स लगा है, न ही गन पर बैकवर्ड फोर्स लगा है। न फॉरवर्ड फोर्स लगा है, न बैकवर्ड फोर्स लगा है। और जब तक फोर्स का अमाउंट 0 होता है वेलोसिटी 0 होता है। ठीक है, सो मोमेंटम p1 दैट इज मोमेंटम ऑफ बुलेट, momentum of bullet is p1 equal to m1 v1 that is m1 into 0 that is p1 equal to 0. And now momentum of the gun before firing is p2 that is m2 v2 that is m2 into 0, so p2 is also 0. But when bullet is fired from the gun, okay, then mass became the same, m1 for bullet, but now the velocity is a measurable quantity that may be v equal to v1 dash and the mass of gun is m2। अगेन सेम रहेगा, गन के मास पर भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यहाँ जो वेलोसिटी हो जाएगा यह हो जाएगा v2 डैश। ओके, यह मास का वेलोसिटी सॉरी बुलेट का वेलोसिटी v1 डैश है और गन का वेलोसिटी v2 डैश है। नाउ momentum of bullet is p1 dash equal to m1 v1 dash and momentum of gun is p2 dash m2 v2 dash. Now
फ्रॉम कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम क्या होता है, P1 प्लस P2 इक्वल टू P1 डैश प्लस P2 डैश, यानी कि फायरिंग से पहले का टोटल मोमेंटम और फायरिंग के बाद का टोटल मोमेंटम हमेशा सेम रहेगा। दैट मीन्स 0 प्लस 0 इक्वल टू M1 V1 डैश प्लस M2 V2 डैश। सो M2 V2 डैश इक्वल टू M1 V1 डैश, दैट मीन्स V2 डैश इक्वल टू, सॉरी माइनस हो जाएगा, बराबर कुछ पड़ जाएगा तो माइनस M1 V1 डैश बाय M2, यानी कि रिक्वायरिंग वेलोसिटी ऑफ द गन इज इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ द बुलेट and the mass of the gun. Okay, that means recoiling velocity of the gun equals to momentum of bullet बाय मास ऑफ गन। यहाँ पर याद रखिएगा कि M1 V1 डैश जो है फायरिंग के बाद बुलेट का मोमेंटम है, यानी कि रिक्वायरिंग फोर्स कितना होगा, तो फायरिंग के बाद जो बुलेट का मोमेंटम है उसके निगेटिव को अगर मास ऑफ द गन से डिवाइड कर दिया जाए तो जो वैल्यू आता है वही होगा रिक्वायरिंग वेलोसिटी का। दैट मीन्स V2 डैश इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय M2, यानी कि रिक्वायरिंग वेलोसिटी ऑफ द गन है वह मास ऑफ द राइफल के गन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब है कि अगर हैवी बुलेट हो जिसका रेंज ज़्यादा दूर है उस पर फॉरवर्ड के डायरेक्शन में ज़्यादा वेलोसिटी लगेगा तो रिक्वायरिंग वेलोसिटी भी उतना ही ज़्यादा आएगा। उसको कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, राइफल का या गन का मास ज़्यादा कर देते हैं। इसी कारण जो है स्नाइपर राइफल जो होता है वह हैवी बनाया जाता है, क्योंकि स्नाइपर राइफल से बड़ी लंबी दूरी तक गन को बुलेट को फायर किया जाता है, यानी कि फॉरवर्ड मोमेंटम वहाँ बहुत ज़्यादा है। तो फॉरवर्ड मोमेंटम ज़्यादा है तो रिवर्स को में जो रिक्वायरिंग फोर्स का कम करने के लिए हम लोग गन का मास बढ़ा देते हैं। टैंक में भी यही बात है कि बड़े गोले को ज़्यादा दूर तक फेंकना है, तोप में भी बड़े गोले को ज़्यादा दूर तक फेंकना होता है। नतीजा क्या होता है, फॉरवर्ड मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको कम करने के लिए यानी रिक्वायरिंग वेलोसिटी को कम करने के लिए हम लोग टैंक या तोप का जो है मास बहुत बढ़ा देते हैं। अगर मास टैंक या तोप का कम होगा तो क्या होगा कि जैसे गन को फॉरवर्ड फायर करेंगे गन से बुलेट को, वैसे ही स्पीड से बम टैंक तोप या हमारा गन भी पीछे की ओर जाएगा, यानी जितना धक्का आगे वाले को बुलेट से लगेगा उतना ही धक्का पीछे वाले को गन से लगेगा। उसी गन के धक्के को कम करने के लिए मास को बढ़ाना पड़ता है। अब बात करते हैं हम दूसरे टॉपिक की। दूसरा टॉपिक है इम्पल्स। इम्पल्स जो है वह वेलोसिटी, हम बात कर रहे थे इम्पल्स की। तो इम्पल्स जो होता है वह फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट होता है, यानी कि इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू टाइम, यानी कि कोई भी बॉडी जितना देर तक जितना फोर्स लगाता है उसका इफेक्ट उतना ज़्यादा दूर तक होता है। इसी कारण जो है उसका इम्पल्स भी उतना ही ज़्यादा होता है। इम्पल्स ऑफ ए फोर्स इज मेजर्ड ऑफ टोटल इफेक्ट ऑफ द फोर्स, और इन अदर वर्ड इट इज द डिफरेंस इन मोमेंटम। मैक्सिमम मोमेंटम को मिनिमम मोमेंटम में जो घटा दीजिएगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, तो जो अमाउंट बचता है दैट इज कॉल्ड इम्पल्स। इम्पल्स हमेशा फोर्स के एबिलिटी यानी फोर्स के द्वारा कितना इफेक्ट क्रिएट किया गया है इसको दिखाता है।
अब आते हैं फिर से बोर्ड पर। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, F इक्वल टू dp बाय dt, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फोर्स। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यही कहता है, दैट मीन्स F dt इक्वल टू dp। ओके, अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ लिमिट, integrating both side with respect to limit, that means f dt 0 to t इक्वल टू dp p1 से p2 तक, दैट इज f कॉमन बाहर आ जाएगा जो कांस्टेंट है, 0 to t dt इक्वल टू p1 से p2 तक dp, that means f t 0 to t equals to p1 से p2 तक। इसका मतलब क्या हो गया, f t माइनस 0 इक्वल टू p2 माइनस p1। हम अभी बताए थे कि p2 माइनस p1 इज कॉल्ड इम्पल्स, सो f t इक्वल टू I, दैट इज कॉल्ड इम्पल्स ऑफ ए फोर्स। किसी भी फोर्स का इम्पल्स, इस यह जो है चूंकि यह वेक्टर और स्केलर का प्रोडक्ट है, सो इम्पल्स इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। और यहाँ पर देख रहे हैं कि I क्या है, वेक्टर f और एक स्केलर क्वांटिटी t का प्रोडक्ट है, सो इम्पल्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स का होता है न्यूटन सेकेंड, आई का जो है ऐसा यूनिट हो जाएगा वह होता है न्यूटन सेकेंड। और इसका अगर डायमेंशन देखिएगा, ठीक है, आई का अगर डायमेंशन देखिएगा तो आई का डायमेंशन होता है ml t इनवर्स स्क्वायर, जो कि फोर्स का डायमेंशन है, इनटू t जो कि टाइम का डायमेंशन है। -2 + 1 घट जाएगा तो बचेगा क्या, ml t इनवर्स। यह हो गया आई का डायमेंशन। आप गौर से देखिएगा तो यह डायमेंशन जो है वह ठीक वही डायमेंशन है जो कि मोमेंटम का डायमेंशन होता है, इसलिए यह मोमेंटम के ही डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। अब इसी के आधार पर एक थ्योरम है जिसको हम लोग कहते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहता है कि F1 इंटू T1 इक्वल्स टू F2 इंटू T2 वेयर F1 is greater than F2 and T1 is smaller than T2। यानी F1 से F2 बड़ा हो, F1 is smaller than F2 and T1 is greater than T2 हो, तो F1 T1 equal to F2 T2। That means a given change in linear momentum can be produced by applying a large force for short time or by applying a small force for large time। यानी कि एक बड़े फोर्स को छोटे समय के लिए लगाइए या एक छोटे फोर्स को कंटिन्यू लंबे पीरियड तक लगाइए तो टोटल चेंज इन मोमेंटम जो होगा वह सेम होगा। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम कुछ और हो सकता है लेकिन टोटल चेंज इन मोमेंटम सेम होगा। मान लीजिए कि आप बाइक चला रहे हैं, एकाएक एक्सीलरेटर खूब दे दिए तो आपका स्पीड जो है 0 से 100 पहुंच जाएगा। वह बहुत क्विकली पहुंचेगा ये अलग बात है, लेकिन वह 0 से 100 पहुंचेगा। लेकिन अगर उसी की जगह पर हम एक हल्का एक्सीलरेटर लिए रह गए, कंटिन्यू लिए रह गए, तो आप देखिएगा क्या, आपके गाड़ी का वेलोसिटी लगातार धीरे धीरे इंक्रीज करते हुए यह भी 100 तक पहुंचेगा। यहाँ पर पहले वाले में फोर्स कम लगाए, ज़्यादा लगा दिए थे तो टाइम कम लगा था, दूसरे वाले में फोर्स कम लगाए इसलिए ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन दोनों को दोनों सेम
लेवल ऑफ मोमेंटम पहुंच जाएगा। यानी मोमेंटम जो है ज़्यादा फोर्स कम समय तक या कम फोर्स ज़्यादा समय तक लगाएंगे, सेम मोमेंटम ले आते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। आज के लिए बस इतना सा ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे तो उसमें बताएंगे रॉकेट प्रोपल्सन। तब तक के लिए अलविदा। और आपको हम फिर कहेंगे कि आप हमारे चैनल को ज़रूर देखिए, अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और स्टूडेंट्स के बीच में शेयर कीजिए ताकि दूसरे को भी बेनिफिट हो सके। और अगर आपकी कुछ कमियां नज़र आती है या कुछ आपके अंदर क्वेश्चन बचे हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिए, हम आपको उसका जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।